हेलो, नमस्कार। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन ज्ञान पर स्वागत है। आज की कक्षा में हम राज्य की वास्तविक कार्यपालिका, मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद के विषय में अध्ययन करेंगे। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में ही कहा था कि हमारे देश में कार्यपालिका दो प्रकार के हैं, एक वास्तविक और एक नाम मात्र की। तो राज्य स्तर पर भी नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका होती है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री होते हैं। राज्य में वास्तविक कार्यपालिका मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद होते हैं, जिसका अध्ययन आज हम करेंगे। वहीं नाम मात्र की कार्यपालिका को राज्यपाल कहते हैं, जिसके बारे में हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज के प्रमुख विचारणीय बिंदु रहेंगे मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद से संबंधित संवैधानिक प्रावधान, मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मंत्री परिषद का गठन, शपथ का एवं कार्य विभाजन, कार्यकाल, कार्य एवं शक्तियाँ। इन्हीं सभी बिंदुओं के आसपास आज की कक्षा की विषय वस्तु रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं संवैधानिक प्रावधान। तो मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद का वर्णन संविधान के भाग 6 में किया गया है और संबंधित अनुच्छेद हैं 163, 164, 166 एवं 167। इन 4 अनुच्छेदों और 6वें भाग में इनका वर्णन किया गया है। आइए देखते हैं संविधान क्या कहता है। सबसे पहले हम देखते हैं मुख्यमंत्री की नियुक्ति। तो मुख्यमंत्री वह व्यक्ति होता है जो मंत्री परिषद का प्रमुख होता है। मुख्यमंत्री भी एक मंत्री ही होता है, किंतु वह सभी मंत्रियों का प्रमुख अथवा लीडर होता है, इसीलिए उसे मुख्यमंत्री कहा जाता है। मुख्यमंत्री ही राज्य सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है। विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है, साथ ही विधानसभा का सबसे लोकप्रिय व्यक्ति या विधायक होता है। तो आइए जानते हैं कि इस प्रभावशाली, शक्तिशाली और गौरवशाली पद के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की गई है। तो सबसे पहले हम देखते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 163। अनुच्छेद 163 यह कहता है कि राज्य का राज्यपाल अपने कार्य में सहायता एवं परामर्श के लिए एक मंत्री परिषद का गठन करेगा, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। मंत्री परिषद का प्रमुख कार्य राज्यपाल को सहायता एवं परामर्श देना है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि मुख्यमंत्री यहाँ पर निर्वाचित नहीं होता है, मुख्यमंत्री नियुक्त होता है। कुछ बच्चे बहुत शंका करते हैं कि वह तो चुना हुआ विधायक होता है, तो उसे हम निर्वाचित क्यों ना माने। किंतु यदि टेक्निकली देखा जाए, तकनीकी रूप से, तो जो व्यक्ति चुनाव जीतकर आता है वह विधायक होता है, ना कि मुख्यमंत्री। क्योंकि हमारे देश में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के लिए चुनाव नहीं होते, अपितु सांसद और विधायक के लिए चुनाव होते हैं। तो जो व्यक्ति चुनकर जाता है विधानसभा में वह विधायक ही होता है, और जब तक वह बहुमत दल का नेता न बन जाए और उसे राज्यपाल शपथ न दिला दे, तो उसे हम विधायक ही मानेंगे। और दूसरे ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रत्येक मुख्यमंत्री के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह व्यक्ति निर्वाचित विधायक ही हो। कई बार बिना चुनाव लड़े भी कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बन जाता है। इसके बारे में मैं आगे चर्चा करूंगा। तो अब देखते हैं कि क्या परंपरा और नियम है मुख्यमंत्री की नियुक्ति के संबंध में। तो प्रायः विधानसभा में बहुमत दल के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाता है। यह प्रक्रिया ऐसे होती है कि सबसे पहले चुनाव होते हैं, चुनाव के परिणाम आते हैं, उसमें किसी एक दल को या एक से अधिक दलों के किसी चुनाव पूर्व अथवा चुनाव के बाद के गठबंधन का कोई व्यक्ति होता है, जिसे वो अपने बहुमत दल का नेता चुनते हैं। उस बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री बनाने के लिए राज्यपाल बाध्य होता है। किंतु कुछ स्थिति में राज्यपाल को विवेकाधिकार की शक्ति भी प्राप्त हो जाती है। ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं? तो यदि विधानसभा में किसी दल का बहुमत न हो, और यदि किसी दल का बहुमत हो किंतु वो दल अपना कोई एक नेता तय नहीं कर पा रहा हो, अथवा अन्य किसी भी विशेष परिस्थिति
जो अस्वाभाविक या तत्काल उपस्थित हुई हो, ऐसी परिस्थिति में राज्यपाल के पास विवेकाधिकार की शक्ति होती है कि वह किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना सकता है, मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला सकता है। इसी विवेकाधिकार की शक्ति में यह शक्ति भी सम्मिलित है कि वह सदन के बाहर के व्यक्ति को भी मुख्यमंत्री बना सकता है। जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले चर्चा किया आपसे कि यदि कोई व्यक्ति चुनाव नहीं भी लड़ा हो, किंतु राज्यपाल उसे मुख्यमंत्री बना सकता है। इसका सबसे ताज़ा उदाहरण है महाराष्ट्र राज्य में। वहाँ के राज्यपाल हैं, वहाँ के अभी मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे जिन्हें आज तिथि तक, मई तक, उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा है, न वह महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य हैं, न ही वो महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य हैं। किंतु आप ये सोच रहे होंगे कि वो जब वो किसी सभा के सदस्य नहीं हैं तो मुख्यमंत्री कैसे हैं। तो उनको जो चुने हुए विधायकों के बहुमत दल ने उन्हें अपना नेता चुन लिया है, इसलिए राज्यपाल ने उनको मुख्यमंत्री बनाया है और उनके पास उनके शपथ ग्रहण तिथि से 6 माह तक का समय है। इस समयावधि में उन्हें या तो विधानसभा से अथवा विधान परिषद से विधायक बनना पड़ेगा, और यदि वह इस 6 माह की अवधि में कोई चुनाव जीतकर विधानसभा या विधान परिषद में नहीं आते हैं तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा और उनका पद रिक्त माना जाएगा। तो इस प्रकार से मुख्यमंत्री की नियुक्ति में कानून भी हैं, परंपराएं भी हैं और राज्यपाल का अपना स्वविवेक भी है। आइए अब देखते हैं मंत्रिपरिषद का गठन। तो आपको यह याद रखना है कि मंत्रिपरिषद का गठन मुख्यमंत्री के नियुक्ति के या उनके चयन के बिना नहीं हो सकता है, क्योंकि राज्यपाल के पास मुख्यमंत्री के लिए कोई विवेकाधिकार अवश्य हो सकता है, किंतु मंत्रिपरिषद के लिए राज्यपाल के पास कोई विवेकाधिकार की शक्ति नहीं है। कहने का अर्थ यह है कि मुख्यमंत्री के परामर्श से ही राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। अर्थात जिस व्यक्ति का नाम या जिस व्यक्ति की सूची मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को भेज दी और उनसे निवेदन किया कि मैं इन व्यक्तियों को मंत्री बनाना चाहता हूँ, तो राज्यपाल उन व्यक्तियों को मंत्री पद की शपथ दिलाने के लिए बाध्य है। इस पर राज्यपाल को कोई विवेकाधिकार नहीं है। अब हमारे मन में एक नया प्रश्न उठना चाहिए कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या कितनी होनी चाहिए, या संविधान में उसके बारे में कुछ कहा गया है क्या। तो आपको यह बताना चाहूँगा कि संविधान इस विषय पर मौन नहीं है। संविधान में स्पष्ट प्रावधान है और बताया गया है कि एक राज्य के मंत्रिपरिषद में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं। इसके लिए सन 2003 में 91वां संवैधानिक संशोधन किया गया और उस समय प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। उनकी सरकार ने संविधान संशोधन किया और इस संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 164 का जोड़ा गया और यह प्रावधान किया गया कि किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम संख्या जो है मंत्रियों की वह उतनी होगी जितना विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% होगा। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए किसी विधानसभा में विधायकों की संख्या है 100, तो उस राज्य में अधिकतम 15 मंत्री बनाए जा सकते हैं और वह 15 मंत्रियों में मुख्यमंत्री भी शामिल होगा, अर्थात एक मुख्यमंत्री एवं 14 मंत्री। एवं यह भी प्रावधान है कि वह 15% संख्या कभी भी 12 से कम नहीं होगी। अर्थात यदि किसी राज्य में मान लीजिए 80 विधायक हैं और 80 विधायक हैं और उसका 15% यदि 11 आ रहा है या 10 आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ 10 या 11 नहीं अपितु कम से कम 12 मंत्री अवश्य बनाए जाएंगे। इसीलिए हमारे छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो यहाँ पर विधानसभा सीटों की संख्या 90 है और इसीलिए यहाँ पर मंत्रियों की संख्या 13 है, अर्थात एक मुख्यमंत्री और 12 अन्य मंत्री। इस प्रकार मंत्रिपरिषद का गठन राज्यपाल करता है, किंतु वह मुख्यमंत्री के परामर्श को मानने के लिए बाध्य है। साथ ही मंत्रियों की संख्या के लिए संविधान में व्यवस्था की गई है। आइए अब देखते हैं शपथ एवं कार्य विभाजन एवं कार्यकाल। मुख्यमंत्री की नियुक्ति हो गई, मंत्रिपरिषद का गठन हो गया, किंतु इन्हें अपने पद पर तब तक नहीं माना जाएगा जब तक ये शपथ नहीं ले लेते हैं। अब हमें यह जानना है कि इनको शपथ कौन दिलाता है।
तो इनको शपथ दिलाना राज्यपाल का उत्तरदायित्व है। राज्यपाल या तो स्वयं शपथ दिलाते हैं अथवा वो चाहें तो किसी अन्य व्यक्तियों को इन मंत्री और मुख्यमंत्रियों को शपथ दिलाने के लिए नियुक्त कर सकते हैं, किंतु प्रायः यह देखा जाता है कि सदैव राज्यपाल ही इन्हें शपथ दिलाते हैं। तो वो राज्यपाल ही मुख्यमंत्री और मंत्रियों को शपथ दिलाता है। इस शपथ के दो भाग होते हैं। एक पहले भाग में ये अपने पद की शपथ लेते हैं और दूसरे भाग में ये गोपनीयता की शपथ लेते हैं। इनके शपथ का फॉर्मेट क्या होगा, इनके प्रारूप क्या होगा, यह भी किसी राज्यपाल की इच्छा पर निर्भर नहीं करता, न ही किसी मुख्यमंत्री की इच्छा पर। इनका शपथ का प्रारूप कैसा होगा, क्या क्या शब्द होंगे और क्या लिखा होगा क्या नहीं लिखा होगा, इसके लिए भी संविधान में अलग से व्यवस्थाएं की गई है। शपथ ग्रहण के बाद अगला कार्य आता है कार्य विभाजन। राज्यपाल ही मंत्रियों के बीच कार्य का विभाजन करते हैं, किंतु यह कार्य विभाजन भी वह मुख्यमंत्री के परामर्श से करने के लिए बाध्य है। मुख्यमंत्री जब चाहे और जिस मंत्री को चाहे पद दे सकते हैं, विभाग दे सकते हैं, और कार्य विभाजन जो है अपरिवर्तनीय नहीं होते। कहने का अर्थ यह है कि एक बार किसी मंत्री को जो विभाग दे दिया गया, ऐसा आवश्यक नहीं है कि उससे वह विभाग 5 साल से पहले वापस नहीं लिया जा सकता। यह मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है कि वो जब चाहे जिसको भी मंत्री बना दे और जिसका भी विभाग में परिवर्तन कर दे या उसको किसी अन्य विभाग का इंचार्ज बना दे। इस प्रकार ये पूरी रूप से देखा जाए तो मुख्यमंत्री के हाथों में है। कार्य विभाजन के बाद अगला कार्य होता है, अगला सवाल हमारे मन में आएगा कि इनका कार्यकाल क्या होता है। तो मुख्यमंत्री का कार्यकाल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है। प्रसाद पर्यंत का मतलब यह है कि जब तक राज्यपाल चाहे तब तक मुख्यमंत्री रहेगा, किंतु वह जब तक चाहे की अवधि ऐसी नहीं है कि असीमित अवधि तक कोई मुख्यमंत्री रह सकता है। वह अवधि प्रायः 5 वर्ष की होती है। हम प्रायः इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कभी भी विधानसभा या लोकसभा का कार्यकाल निश्चित नहीं होता, उसका कार्यकाल अनिश्चित होता है। अर्थात विशेष परिस्थितियों में वह 5 वर्ष से कुछ अधिक भी हो सकता है और विशेष परिस्थितियों में 5 वर्ष से पहले भी मुख्यमंत्री को या विधानसभा को अपने मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ सकता है या विधानसभा को भंग कर देना पड़ता है। वो कौन कौन से कारण हैं जिसमें मुख्यमंत्री 5 साल से पहले भी हट सकता है? तो सबसे पहला कारण है, मुख्यमंत्री जब विधानसभा में जब बहुमत खो देगा तो राज्यपाल उसे उसके पद से हटा देगा। मुख्यमंत्री तभी तक अपने पद पर रह सकता है जब तक उसे या उसके दल को विधानसभा में बहुमत प्राप्त है, और जब भी कभी भी विपक्षी दल को या राज्यपाल को यह शंका होगी कि अमुक मुख्यमंत्री का विधानसभा में बहुमत नहीं है, तो वह राज्यपाल को विपक्षी पार्टियां निवेदन करेंगी अथवा राज्यपाल स्वयं मुख्यमंत्री को यह संदेश भेज सकते हैं कि आप अपना बहुमत विधानसभा में सिद्ध कीजिए, और उनको समय दिया जाएगा। उस निर्धारित समय में उन्हें विधानसभा का सत्र बुलाना है, मुख्यमंत्री को अपना विश्वास मत हासिल करना है। यदि मुख्यमंत्री विश्वास मत प्रस्ताव के लिए विधानसभा का सत्र न बुलाए अथवा बुलाए गए सत्र में अपना विश्वास मत वो हार जाए, तो यह माना जाएगा कि मुख्यमंत्री के पास बहुमत नहीं है और उसे उसके पद से हटा दिया जाएगा। इसके साथ एक दूसरी परिस्थिति है जिसमें मुख्यमंत्री या विधानसभा को भंग किया जा सकता है, वह स्थिति है आपातकाल। राज्यपाल जो है राष्ट्रपति को यह परामर्श दे सकता है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, अर्थात संविधान के अनुसार कार्य नहीं चल रहा है, और बस ऐसी स्थिति में वहाँ राज्य सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए। तो राष्ट्रपति राज्यपाल के परामर्श से अनुच्छेद 356 का प्रयोग करते हुए राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर देता है या कर सकता है। हमारे लोकतांत्रिक देश और हमारे लोकप्रिय प्रभुसत्ता वाले देश में भी एक ऐसा प्रावधान है जिसे कुछ लोग आलोचना की दृष्टि से देखते हैं, और वह प्रावधान है आपातकाल का, अनुच्छेद 352, 356 और 360। राष्ट्रपति को यह जो आपातकालीन शक्तियाँ प्रदान की गई है, इस पर एक विशेष क्लास आयोजित की जा सकती है क्योंकि वह बड़ा टॉपिक है। अभी आप केवल अनुच्छेद 356 ही समझ लीजिए। तो अनुच्छेद 356 के प्रयोग से राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री को बर्खास्त करवा सकता है।
ये हुआ उनका कार्यकाल। आइए देखते हैं मुख्यमंत्री का कार्यकाल एवं शक्तियाँ। तो मुख्यमंत्री का कार्यकाल मैंने बताया कि 5 वर्ष का होता है। अब इनकी शक्तियाँ देते हैं। तो इसकी सबसे पहली शक्ति यह है मुख्यमंत्री की कि राज्यपाल से मंत्रियों की नियुक्ति एवं कार्य विभाजन की सिफारिश करता है और मंत्रियों की नियुक्ति एवं उनके विभाग का बंटवारा करने के लिए राज्यपाल मुख्यमंत्री की बात मानने को बाध्य है। इसके साथ ही मंत्री का त्यागपत्र लेना अथवा मंत्रिपरिषद को भंग करने का राज्यपाल को परामर्श देना, यह भी मुख्यमंत्री की शक्ति है। अर्थात वह यदि किसी मंत्री के विचार से सहमत न हो अथवा कोई मंत्री मुख्यमंत्री के विचार से सहमत न हो तो मुख्यमंत्री उस मंत्री का इस्तीफा ले सकता है। साथ ही यदि मंत्रिपरिषद के किसी कार्य से मुख्यमंत्री असंतुष्ट हैं अथवा कोई अन्य कारण है तो वह मुख्यमंत्री राज्यपाल को मंत्रिपरिषद भंग करने की या विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर सकता है, जिसे स्वीकार करना राज्यपाल के लिए बाध्य है। इसके साथ ही जब कभी भी मंत्रिपरिषद की बैठक होती है तो उसकी अध्यक्षता करना मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में कोई वरिष्ठ मंत्री अथवा मुख्यमंत्री द्वारा नामित कोई व्यक्ति या कोई मंत्री इस बैठक की अध्यक्षता कर सकता है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री स्वयं त्यागपत्र देकर मंत्रिपरिषद का विघटन करा सकता है। अर्थात यदि मंत्रिपरिषद का विघटन कराना हो या विधानसभा का विघटन कराना हो तो किसी और को इस्तीफा देने की आवश्यकता नहीं है। केवल यदि मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दें तो बाकी सभी मंत्रिमंडल का इस्तीफा मान लिया जाता है, क्योंकि ये सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। इसके बारे में आगे चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री का अगला कार्य है राज्य के प्रशासन एवं मंत्रिपरिषद के निर्णय से राज्यपाल को अवगत कराना। मुख्यमंत्री अपने मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच एक कड़ी का कार्य करता है। वह राज्यपाल का संदेश मंत्रिपरिषद को सुनाता है। दूसरी ओर मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णयों से वह राज्यपाल को अवगत कराता है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री कुछ महत्वपूर्ण पदों की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को परामर्श देता है और यह परामर्श लगभग बाध्यकारी होता है। वो पद कौन कौन से हैं? तो राज्य का महाधिवक्ता अर्थात राज्य सरकार का वकील, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य एवं राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति, इन सबके संबंध में मुख्यमंत्री राज्यपाल को परामर्श देगा। साथ ही विधानसभा का सत्र बुलाना एवं स्थगित करना राज्यपाल का कार्य है, किंतु यह कार्य करने के लिए भी मुख्यमंत्री ही राज्यपाल को परामर्श देता है। साथ ही वह राज्यपाल से विधानसभा विघटित करने की सिफारिश भी कर सकता है। तो इस प्रकार देखते हैं तो मुख्यमंत्री वास्तविक रूप से शक्तिशाली पद है और उस पद पर जो व्यक्ति होगा वह इन सारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य का शासन चलाएगा। अब हम देखते हैं मंत्रिपरिषद के कार्य एवं शक्तियाँ क्या है। हालांकि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री से अलग है, बिल्कुल नहीं। मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री और मंत्रियों से ही मिलकर बनता है, किंतु मैंने इसको अलग अलग वर्णन इसलिए किया कि कुछ शक्तियाँ ऐसी हैं जो केवल मुख्यमंत्री को प्राप्त हैं, न कि मंत्रिपरिषद को, और मुख्यमंत्री की शक्तियों के अतिरिक्त भी मंत्रिपरिषद के कुछ कार्य एवं शक्तियाँ होती हैं, जिसका विवरण इस प्रकार है। पहला है राज्यपाल को सहायता एवं परामर्श देना, इसीलिए मंत्रिपरिषद का गठन ही किया जाता है। सबसे प्राथमिक कार्य उसका यही है। तो मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री के द्वारा राज्यपाल को सहायता और परामर्श देता है। अब मैंने जो सामूहिक उत्तरदायित्व की बात की थी उस पर चर्चा करते हैं। मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ यह है कि विधानसभा में सरकार की जब आलोचना होगी वो सभी मंत्रियों की आलोचना मानी जाएगी। कोई भी मंत्री जो कुछ भी कहेगा उसमें उस सभी मंत्रिमंडल के साथियों का समर्थन प्राप्त होगा एवं एक मंत्री का या एक मंत्री के विभाग का कोई प्रस्ताव विधानसभा में पारित नहीं हुआ, इसका मतलब यह होगा कि पूरे के पूरे मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होगा। इसी मंत्रिपरिषद के लिए कहा गया है कि ये नाव में बैठे हुए उस व्यक्तियों के समान हैं जो एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं। इसे हम कहते हैं सामूहिक उत्तरदायित्व। किंतु सामूहिक उत्तरदायित्व के अलावा मंत्रिपरिषद के प्रत्येक मंत्री का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व भी होता है
और यह उत्तरदायित्व उसका राज्यपाल के प्रति होता है। कहने का मतलब यह है कि राज्यपाल पृथक पृथक रूप से अपने मंत्रियों से कुछ सवाल पूछ सकता है, उन्हें कोई सूचना जारी कर सकता है, साथ ही वह किसी मंत्री विशेष से इस्तीफा मांग सकता है। इसके साथ ही मंत्रिपरिषद के अन्य कार्य क्या हैं? तो विधानसभा अथवा विधानमंडल की कार्यवाही में भाग लेना। विधानसभा जब मैं कहता हूँ उसका अर्थ है केवल विधानसभा, और जब मैं विधानमंडल कहता हूँ तो इसमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों सम्मिलित हो जाते हैं। अब विधानसभा क्या है और विधान परिषद क्या है, इसकी चर्चा मैं अगले क्लास में करूँगा। तो ये विधानसभा या विधानमंडल की कार्यवाही में भाग लेते हैं, बोलते हैं, किंतु वे हर सभा में वोट नहीं कर सकते। कहने का अर्थ यह है कि यदि कोई व्यक्ति मंत्री है और उस राज्य में 2 सदन है, विधान परिषद और विधानसभा, तो मान लीजिए कोई मंत्री विधानसभा में निर्वाचित हुआ है, तो वह विधान परिषद की कार्यवाही में भाग तो ले सकता है दूसरे सदन में, वह वहाँ पर भाषण भी दे सकता है, सवालों के जवाब भी दे सकता है, किंतु जब किसी प्रस्ताव पर मतदान की बात आएगी तो मंत्री उसी सदन में वोट कर सकता है जिस सदन से वह निर्वाचित हुआ है, वह दूसरे सदन में वोट नहीं कर सकता। साथ ही मंत्रियों का एक विशेषाधिकार यह है कि मंत्रिपरिषद ने राज्यपाल को क्या परामर्श दिया है, इसकी समीक्षा करने का अधिकार न्यायालय के पास नहीं है। सरल शब्दों में मैं ये कहूँ तो किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के पास यह अधिकार नहीं है। वह राज्यपाल से यह नहीं पूछ सकता कि मंत्रियों ने आपको क्या सलाह दिया, क्योंकि यह सलाह गोपनीय होती है। साथ ही वह इसकी उचित और अनुचित वाली स्थिति पर भी विचार नहीं कर सकता है। इस प्रकार मंत्रिपरिषद के कार्य एवं शक्तियाँ आती हैं। अब हम चूँकि छत्तीसगढ़ के विषय में पढ़ रहे हैं और छत्तीसगढ़ में पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के हम छात्र और अध्यापक हैं, तो हम ये जान लेते हैं कि छत्तीसगढ़ में अभी तक कितने मुख्यमंत्री हुए हैं। तो छत्तीसगढ़ में अभी तक कुल 3 व्यक्ति मुख्यमंत्री बने हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री जो थे वह हैं हमारे अजीत प्रमोद कुमार जोगी। ये छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से संबंधित रहे हैं उस समय, आज इनकी अलग पार्टी है और इनका कार्यकाल 2000 से 2003 तक रहा। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री बनते हैं और इनका कार्यकाल है 2003 से 2018। लगातार 3 बार ये मुख्यमंत्री का पद संभाल चुके हैं। इसके बाद वर्तमान की स्थिति में फिर से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री हैं और यह 2018 से अभी तक अपने पद पर कार्यरत हैं। छत्तीसगढ़ के मंत्रियों की संख्या जैसे मैंने बताया कि 13 है, इसमें मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। तो इस प्रकार आज हमने जाना कि राज्य की वास्तविक कार्यपालिका मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद होती है। इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। इनके कार्य शक्तियों के बारे में मैंने आपको बताया। आप सभी के सुझाव कमेंट बॉक्स में आमंत्रित हैं और यदि आप किसी भी प्रकार की और कोई जानकारी चाहते हैं इस व्याख्यान से संबंधित, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में अथवा कमेंट बॉक्स में नीचे लिखकर पूछ सकते हैं। धन्यवाद। अगला वीडियो शीघ्र ही लाया जाएगा।